Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. Hope you all are doing very well. So this is our lecture 6, and in this lecture we are going to discuss about different objectives of teaching, and we will discuss Bloom's classification of teaching, that is also called Bloom's taxonomy. And in the previous lecture, lecture 5, हमने पढ़ा था different टीचिंग मेथड्स के बारे में, डिफरेंट इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ा था, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर जाके देखें, काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर था, काफी कुछ जानने के लिए आपको मिलेगा। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ इन दिस लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का जरूरत क्या है, क्या मतलब होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का। देखो, आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि हाउ टीचिंग प्रैक्टिस शुड बी डन, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे टीचिंग करना चाहिए, मतलब मेथड ऑफ द टीचिंग। ओके, जनरल प्रोसीजर ऑफ टीचिंग, द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, व्हाट द सेट ऑफ रूल्स फॉर टीचिंग, क्या क्या तरीके होते हैं पढ़ाने के, वो सब हमने देखे थे। और यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ टीचिंग व्हाट वन गेट। ओके, क्या मिलने वाला है, क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर देन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ओके, सो अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, आउटकम बेस्ड, and it should emphasize on the output rather than the process of instruction. बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग जो होना चाहिए वो आपका रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए, कि अब प्रोसेस जो है वो तो है, प्रोसेस के बाद जो मिलता है दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट बी इंटीग्रेट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव और लर्निंग का ऑब्जेक्टिव दोनों अल्टीमेटली होता एक ही चीज है, कि दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होना चाहिए, दैट इज लर्निंग। ओके, so there are two main ways of classifying instructional objectives of teaching. So जो पहला classification है टीचिंग का, that was given by Benjamin Bloom, okay, in 1956. Okay, he was an American educationist. Actually एक कमेटी बनाया गया था जिसको ये हेड कर रहे थे, जिसका काम था कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को ये करना, ठीक है, क्लासीफाई करना। तो सबसे पहले और एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट एंड ब्रिग्स। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन है जो ब्लूम्स ने दिया था, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये आधारित है तीन बातों के ऊपर, पहला कॉग्निटिव लेवल के ऊपर, दूसरा अफेक्टिव, एंड द सेकंड थर्ड वन इज साइकोमोटर। ओके, साइकोमोटर। सो नाउ सी ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। According to this classification, instructional objectives fall under one of the following three categories. तो तीन कैटेगरीज जो हमने डिस्कस किया, पहला कॉग्निटिव लेवल, पहला कॉग्निटिव, ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कॉग्निटिव के बाद हमारा क्या है, अफेक्टिव लेवल, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर। ओके, अभी हम सबसे पहले कॉग्निटिव लेवल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन जो है, इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, दैट इज थिंकिंग और नॉलेज, एंड इट इज द कोर लर्निंग ऑफ डोमेन। ये सबसे कोर लर्निंग डोमेन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी इंसान का, जो भी लर्नर है या टीचर, उसका जो माइंड है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, उसके ऊपर ये लेवल बेस्ड है। ठीक है, सो द अदर डोमेन्स जो कि हम पढ़ेंगे, अफेक्टिव और साइकोमीटर, उसमें एटलीस्ट थोड़ा कम कॉग्निटिव कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल डोमेन इज कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो 1956 में जो डोमेन डिस्कस किया गया था, लाया गया था, जो ब्लूम्स के द्वारा था, और उसका मॉडिफाइड वर्जन भी हम पढ़ेंगे आगे, जो 2001 में बनाया गया। ठीक है, तो बेसिकली 6 लेवल होते हैं कॉग्निटिव डोमेन। देयर आर 6 लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन। ओके, सो फर्स्ट इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ओके, देखो ये जो हम डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन्स पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव हो गया, साइकोमोटर हो गया, फिर आपका अफेक्टिव हो गया। महात्मा गांधी ने एक बार जो उनका एजुकेशनल थिंकिंग था, उनके अकॉर्डिंग, उनके विचारधारा के अकॉर्डिंग, उन्होंने 3H के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए बताया लर्निंग के। सबसे पहला है हेड, दैट इज माइंड, जो कि रिलेटेड है कॉग्निटिव लेवल से, कॉग्निटिव डोमेन से। दूसरा है आपका हार्ट, यानी इमोशन, ये हो गया आपका अफेक्टिव लेवल। एंड द थर्ड वन इज हैंड, मतलब ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस बेस्ड हो गया, दिस इज कॉल्ड साइकोमोटर। ओके, तो ये भी याद रखना है कि अगर हेड, हार्ट एंड हैंड, 3H प्रिंसिपल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी। ओके, तो अभी हम ये 100 जो लेवल है कॉग्निटिव डोमेन्स के, इनको डिस्कस करेंगे।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नॉलेज, इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये देखो ये हायरार्किकल ऑर्डर में ऐसे जाएगा डाउन, ठीक है। तो सबसे पहला नॉलेज होगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, व्हाट वन शुड डू टू रिकॉल इंफॉर्मेशन और कंटेंट। तो सबसे पहले कंटेंट्स या जो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करना। उसके बाद इट इज द नाउ सेकेंड स्टेप इज कॉम्प्रीहेंशन, इट इज द एबिलिटी टू ग्रास्प, यानी इसको आप अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हो, उसको फिर समझना। उसके बाद फिर पहले तो क्या हो, पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसके बाद फिर क्या करो, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर उसको क्या करो, अप्लाई करो डिफरेंट प्रैक्टिस में उस नॉलेज को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करो, हर एक चीज को जो भी आपने सीखा उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है, और हर एक चीज को अंडरस्टैंड करो बेटर तरीके से। उसके बाद सारी चीज को फिर से एक बार सिंथेसाइज करो, ठीक है। देन उसको इवेल्युएट करो, ठीक है, जज करो जो है वो कैसा है, सही है, गलत है, क्या है, ठीक है। सो द दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो दिस इज इवेल्युएशन। देखो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम जो यूजीसी नेट के लिए कर रहे हैं वो 1956 वाला टेक्सोनॉमी के ऊपर है या 2001 वाले टेक्सोनॉमी के ऊपर है। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस बेसिकली आपको पूछा गया है दैट इज बेस्ड ऑन 1956 वाला जो टेक्सोनॉमी था उसके ऊपर बेस्ड है। बट कोई बुराई नहीं है कि अगर आप दोनों को समझ ले, दोनों में जो डिफरेंसेस है उसको इंटररिलेट कर ले, समझ ले, तो फिर अगर 2001 वाले से पूछेगा तो यू कैन फाइंड आउट द सिंपल डिफरेंस, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले 1956 में जो लेवल था। देखो 1956 का 2001 में जो लेवल बना उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है, बस कुछ नाउन को वर्ब के फॉर्म में चेंज कर दिया गया। जैसे नॉलेज वाज चेंज टू रिमेम्बरिंग, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वाज चेंज टू अंडरस्टैंडिंग, application was changed to applying, analysis was changed to analysis, analysis was same thing, analysis को नहीं बदला गया, analysis वही रहता है। नाउ ये जो हमारा स्टेप्स है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो है कॉग्निटिव लेवल में वो है नॉलेज, then second step is comprehension, third step is application, fourth is analysis, fifth was synthesis and sixth evaluation। ओके, बट अब देखोगे जो 2001 वाला टेक्सोनॉमी है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक सेम है, बट पांचवा छठा में थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया। जो छठा आपको था जो टॉप पे था वो इसमें फिफ्थ सेकेंड टॉप हो गया, ये दिस इज फिफ्थ। एंड जो सिंथेसिस था यानी इसको क्रिएशन, सिंथेसिस का मतलब ही होता है क्रिएट करना, तो इसको सबसे हायर ऑर्डर में रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2001 वाले में जो क्रिएशन है, जो सिंथेसिस वाला चीज है वो सबसे टॉप ऑर्डर में होता है, और इसमें सिंथेसिस जो है वो सेकेंड टॉप पे होता है। यही बेसिक डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस, बाकी जो मतलब होता है नॉलेज का वही रिमेम्बर का ही चीज है, कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग एक ही बात होता है, बस थोड़ा सा उसको जो है एक्शन मोड में 2001 में ले आया गया, ठीक है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द टेक्सोनॉमी। ओके, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कॉग्निटिव डोमेन से आते हैं, ठीक है। तो एंडरसन और डेविड क्रैथवेल, Rathwell was the student or the former, basically Anderson was the former student of Bloom and David Rathwell ये भी एक एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने मिलके एक नया लेवल जो 2001 में था वो लाया। तो इसको देखो जो लोअर हाई थिंकिंग स्किल्स है, जो हायर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में जिसको एनालाइज किया, ठीक है। तो सबसे पहले वही जो पता है कि रिमेम्बरिंग लेवल, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी फैक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, समझते हैं, मतलब पहले उसको गैदर करते हैं, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसके मतलब को जानना, जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिया उसके मतलब को समझो, जानो कि वो क्या है। उसके बाद फिर उसको आप अप्लाई करो, उसके बाद फिर एनालाइज करो, फिर इवेल्युएट करो और फिर क्रिएट करो। अब जैसे देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आप कोई एक किसी को मान लो कि मोबाइल चलाना सीखना है, जैसे समवन वांट्स टू लर्न हाउ टू यूज मोबाइल फोन। ओके, तो सबसे पहला काम क्या होता है, तो मोबाइल फोन का डब्बा जो आपको उसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया रहता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि इसको कैसे चलाना है, क्या क्या है इसके बारे में सारा जानकारी आपको रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सारे फैक्ट्स को पढ़ोगे। सबसे पहले आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन लिया। तो सबसे पहला काम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट एक बार हो गया, उसके बाद फिर सारे इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना होता है, समझना होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप समझोगे डिफरेंट उसके फंक्शंस को कि हाउ टू ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें कॉल कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं मोबाइल फोन में, वो कैसे यूज करते हैं, ठीक है, रिचार्ज कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यू विल गेट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स
पार्ट बाय पार्ट। ओके, अब उसके बाद क्या है, एक बार जब आपने सीख लिया चीजों को तो फिर आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। क्योंकि एक बार सीखने के बाद ऐसा तो नहीं रोज रोज आप उस मैनुअल को पढ़ोगे फिर से सीखोगे समझोगे करोगे। तो एक बार जब आपने समझ लिया तो फिर उसको आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। यानी कि एक बार सीखा फिर उसके बाद आप खुद से ऑन करोगे, फिर ऑफ करोगे, बार बार एप्लीकेशन को चलाओगे, समझोगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन वाले लेवल में आ गया। फिर उसके बाद फिर क्या करना होता है, जब अप्लाई करोगे यानी कि ये करते करते जो होता है उसके बाद फिर आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे। मे बी वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ चीज आ सकता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है कि आपको चीजों को देखना होता है, एनालाइज करना होता है, समझना होता है कि अगर कुछ ऐसा बग है, कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। फिर उसको क्या करना होता है, आपको इवेल्युएट करना होता है। देन अगर ये लेवल तक आपने कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आपने फोन के बारे में सब कुछ समझ लिया तो आप में भी नया तरीका का एक चीज इजाद कर सकते हैं फोन में। हाँ ये अब देखो ये सब तो तरीका हो गया ना, अब इस तरीका से कोई बहुत सारा चीज कर सकता है। जैसे मान लो फोन कॉल से अब हो सकता है मल्टीपल कॉन्फ्रेंस कॉल करना, फिर उसके बाद हो गया आपको कॉल रिकॉर्ड करना, डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन दिया और उससे आप नया चीज क्या बनाते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन और क्रिएटिंग। ओके, अब हम सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रिमेम्बरिंग बेसिकली मतलब रिकॉल और रिट्राइव द प्रीवियस लर्न इन्फॉर्मेशन। देन अंडरस्टैंडिंग इज कॉम्प्रिहेंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरपोलेशन और ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम। तो जो भी मैंने पहले भी बताया कि जो भी आपके सामने मैनुअल है, जो भी चीज इंफॉर्मेशन जो आपने दिया है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। और अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से कि उस प्रॉब्लम को और उस चीज को आप अपने वर्ड्स में बयां कर पाओ, उसको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, यूज ए कॉन्सेप्ट इन अ सिचुएशन और अनप्रॉम्प्टेड यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन अप्लाइज व्हाट वाज लर्नड इन द क्लासरूम। अब देखो जो क्लासरूम में किसी बच्चे को कुछ पढ़ाया गया, ठीक है, पढ़ाने के बाद क्या किया गया कि फिर उसको अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन दिया जाता है जिसमें एक ऐसा बना दिया गया, सपोज मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन, अब उसमें वो जो लर्निंग उसको दिया गया था उसको छोड़ दिया जाएगा और वहां पे वो क्या करेगा, सारे अपने लर्निंग को अपने बौद्धिकता को यूज करके उसको अप्लाई करेगा और चीजों को सॉल्व करेगा। ठीक है, बेसिकली इट डिस्टिंग्विश द ये हो गया। उसका फिर एनालाइजिंग, एनालाइजिंग क्या है, इट सेपरेट्स अ मटेरियल और कॉन्सेप्ट्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी अंडरस्टूड। ठीक है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड इन्फ्रेंसेस। अब देखो एनालाइज करने का मतलब क्या है कि चीजों को डिफरेंट तरीके से सबको अलग अलग करके क्या करना, एनालाइज करना कि क्या क्या है हर बात, मतलब अलग अलग तरीके से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, उसके सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये होने के बाद फिर क्या है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहां जजमेंट आप कर सकते हो, आपको माइंड खुला हुआ है कि हाँ ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, फिर आप उसको इवेल्युएट करोगे और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेक जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज और मटेरियल। जो भी आपने चीज सीखा है, जो भी चीज आपने समझा है उसका क्या करते हो, एक वैल्यू बनाते हो और एक आइडिया आप उस वैल्यू का क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब फिर फाइनली क्या होता है कि आप इन सारे जो भी चीज है इन सबको फिर आप एक ऐसा ये करके एक स्ट्रक्चर और एक पैटर्न, एक ऐसा चीज बनाते हो जिससे आप चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ होल विथ एम्फेसाइज ऑफ क्रिएटिंग न्यू मीनिंग और स्ट्रक्चर। अब इसको देखो एजुकेशन का भी क्या काम है, अगर एजुकेशन को एज ए होल हम देखें तो सबसे पहले क्या है, आप पढ़ोगे, मतलब सबसे पहला काम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में चीजों को अप्लाई करना है, लाइफ में भी चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। आप जब कोई भी चीज सीखते हो, सपोज कोई ट्रेनिंग ही होता है तो ट्रेनिंग करने के बाद जब उसका काम होता है तो फिर उसको अप्लाई किया जाता है ना। उसके बाद फिर एनालाइज करते हैं चीजों को, समझते हैं कि फिर ऐसा आप देखो बस एप्लीकेशन तक अगर छोड़ दिया जाए तो मतलब क्या है, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको एनालाइज ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वहां पे आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस है कि आप उसको एनालाइज करना भी अच्छे से समझो, और एनालाइज जब किया तो फिर उसको इवेल्युएट भी करो, जजमेंट भी करो कि हाँ कहाँ क्या गड़बड़, क्या सही, क्या अच्छा, क्या बढ़िया। ठीक है, उसको जजमेंट भी करना जरूरी होता है। अगर यहाँ तक आपने कर लिया तो एक नया सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइफ में भी आप जैसे आप कुछ नया बना सकते हो। जैसे अगर मान लो हम कि एक शेफ का बात करें, जो शेफ खाना बनाता है तो पहले क्या करेगा, वो सीखेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज, रेसिपीज वगैरह कैसे क्या बनाया जाता है, उसको फिर अप्लाई करेगा, फिर एनालाइज करेगा, इवेल्युएट भी करेगा कि हाँ कौन अच्छा बना, कौन सा खराब बना। अब उसके बाद मान लो अब इतना लेवल होने के बाद जब वो मास्टर शेफ बनेगा, मास्टर शेफ मतलब कि अब वो नया नया कुछ नया नया डिशेस भी बनाना स्टार्ट कर देगा, नया नया तरीका का खाना, नया नया तरीका का जो डिशेस है वो सब इजाद करने लगेगा। ठीक है, तो इट विल बिकम नाउ मास्टर शेफ। तो ये भी एक प्रोसेस के तरीके से जाता है। तो देखो डिफरेंट वर्ड्स से हम समझते हैं इन से ऑल 6 लेवल को। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं हम लोग कॉग्निटिव के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम आपका इसी के ऊपर बनेगा। तो देखो नॉलेज को समझने के लिए आप कुछ वर्ड्स को, कीवर्ड्स को ध्यान में रखो। सो डिफाइन, जो हम चीज को डिफाइन करते हैं मतलब वी आर गैदरिंग द नॉलेज।
अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं चीज को, तो देन वी आर आल्सो गैदरिंग द नॉलेज। डिस्क्राइब करना, रिकॉग्नाइज करना, बोलना, एक्सप्लेन करना, रिसाइट, मेमोराइज, इलस्ट्रेट, कोटेट। ओके, तो दीज ऑल थिंग्स जस्ट से व्हाट नॉलेज। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या है, समराइज करना। अब मान लो ये सब हो गया इन्फॉर्मेशन आपके पास, तो फिर आप क्या करोगे, समराइज करोगे, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उसमें क्लासिफाई कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, इन्फर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पैराफ्रेज कर सकते हो, साइटेशन कर सकते हो। अब ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद फिर क्या है, उसको अप्लाई करना। अप्लाई करने में क्या आता है, सॉल्व करना, चेंज करना, तो बदलाव, बदलाव, रिलेट, कंप्लीट, यूज, स्केच, टीच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफर। तो ये सब एप्लीकेशन के कीवर्ड्स हो गए। देन एनालाइज, एनालिसिस में आते हैं। एनालाइज करने के लिए क्या क्या कीवर्ड्स थे, तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद कनेक्ट, रिलेट, डिवाइस, को रिलेट, इलस्ट्रेट, डिस्टिल, कंक्लूड, कैटेगराइज, टेक अपार्ट। तो ये सब कीवर्ड जो है किस चीज के लिए है, एनालाइज करने के लिए। देन इवेल्युएट करने का आता है। जब देखो ये सब चीज हो गया, तो उसका फिर आप चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हो, हाँ ये अच्छा नहीं, ये खराब है, नहीं ये बढ़िया नहीं, ये अच्छा है, ये ले लो, वो हटा दो। फिर रिफ्रेम कर सकते हो, नहीं इस तरीके का सिस्टम नहीं सही है, इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तो एनालाइज करने के बाद ही ना ये जजमेंट आप कर पाएंगे, ये वैल्यूएशन आप कर पाएंगे। अप्राइज करना, किसी का वैल्यू देना, कम वैल्यू देना, खराब होना, अच्छा होना का, ये सब डिफरेंसेस क्रिएट करना, एक प्लान बताना, ग्रेडिंग करना, रिफ्रेम करना। इन सब के बाद, ये सारा लेवल होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक नया डिजाइन बना सकते हो, उसको मॉडिफाई करके एक नया चीज डेवलप कर सकते हो। ठीक है, रीराइट कर सकते हो, पाइवट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, इन्वेंट कर सकते हैं, या नया चीज कुछ लिख सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब चीज जो है ना, आप लोग इसको एक काम कर सकते हैं, इसको और अच्छे से एकदम पूरा बढ़िया से समझने के लिए आप अपने मन में कोई भी चीज एग्जाम्पल ले लो, जो चीज आप सीखे अपने लाइफ में। सपोज आपने अगर बैडमिंटन खेलना सीखा, अगर आपको खेलने आता होगा बैडमिंटन, तो अगर आपने बैडमिंटन खेलना सीखा, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, देखा होगा, चीजों को समझा होगा, फिर उसके बाद सीखा होगा, फिर उसके बाद अप्लाई किया होगा गेम में, फिर उसके बाद अपने चीजों को एनालाइज किया होगा, फिर एवेल्युएट किया होगा, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का शॉट्स मारना, ये करना, अलग अलग तरीके का चीज आप सीख सकते हैं। खाना बनाने के ऊपर आप सीख सकते हो, बाइक चलाने के ऊपर आप दिमाग लगा के सोचो कि अगर ये लर्निंग है तो इसमें हम कैसे इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस को आप, जो भी आपने सीखा है, जो भी चीज आपको आता है, उसको अगर इन साढ़े 6 स्टेप्स में रिलेट करोगे इस हायरार्की में, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कॉग्निटिव लेवल को समझ पाओगे। ओके, सो नाउ हम देखते हैं इफेक्टिव डोमेन क्या होता है। ठीक है, देखो इफेक्टिव डोमेन का मतलब बेसिकली क्या है ना, हर इंसान एक रेशनल एनिमल होता है। हर एवरी मैन इज अ रेशनल एनिमल बीइंग इंडोर्ड विद ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ लव। ओके, हर इंसान के अंदर में कुछ क्वालिटीज है, फॉर लव, सिंपैथी, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, फेलो फीलिंग एंड सिमिलर थिंग्स। इन सबसे रिलेटेड चीजें, जैसे हर इंसान के अंदर क्या है ना, एक अफेक्शन है। ठीक है, वो चीजों को समझता है, चीजों से प्रेम करता है, नफरत करता है, टॉलरेट करता है, सिंपैथी रखता है, कोऑपरेट करता है। तो ये सब उसके इमोशन के बारे में कहा जा रहा है, ये सब उसके इमोशन लेवल के बारे में कहा जा रहा है। जहां पे इंसान का दिमाग नहीं, वहां पे दिल काम करता है। मतलब दिस इज अबाउट हर्ट। ओके, दिस इज अबाउट हर्ट। तो इसके लिए देखो, इफेक्ट वर्ड का जो लिटरली मीनिंग भी है, ये है फीलिंग, इमोशन और हैविंग प्रेफरेंसेस फॉर सम ऑब्जेक्ट, इशू, इमोशन। किसी भी चीज के लिए अगर आप जब हर्टली सोचते हो, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि हर्टिएस्ट वेलकम, मतलब उस टाइम में क्या है ना कि हर्टिएस्ट वेलकम कहने का मतलब ये है कि कोई दिमाग से कोई चीज सोचा हुआ चीज नहीं है, आप अपने अंदर से अपने इमोशन को बाहर निकाल के लेके आ रहे हो। लेकिन जब हम दिमाग लगाते हैं, तो वहां पे सही गलत चीजों को एनालाइज करते, चीजों को सोचते समझते, फिर उसके बाद आप उसको ये करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं हम, तो वहां पे सीधा सीधा कहां से निकलता, दिल से निकलता चीज, दैट इज हर्टफुल। ओके, नाउ इफेक्ट ऑल्सो ट्रीटेड as a response to different social, political, economic issues in form of attitudes। अब देखो, अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है, अलग लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होता है डिफरेंट टाइप के सिनेरियो में से। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज के लिए किसी का अलग, किसी को पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। कोई थोड़ा सा बात करो, हर इंसान के अंदर में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, किसी लीडर को लेके। ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में कुछ बोलोगे, तो वो उसको अंदर से आप देखोगे कि बुरा लगेगा। सपोज किसी भी चीज को आप, सपोज कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अगर उसके बारे में कोई दूसरा आपको अगेंस्ट आके बोले, तो यू विल फील बैड। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इमोशन बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। एन इंडिविजुअल आल्सो हैज टू डेवलप एंड नर्चर डिजायरेबल पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट फॉर हिज बेटर एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी। अब देखो, जब हमने ये समझ गया कि ये सब बात जो है, ये जो अफेक्टिव डोमेन्स में आता है, ये सब हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन चीजों को हम और डेवलप करके
इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे हम चीजों को अच्छे से सीखें और कैसे इसको अपने इंटरेस्ट में ले और कैसे बेटर एडजस्टमेंट कर सके सोसाइटी के अंदर। ठीक है, दस अफेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड। सबसे पहला एटीट्यूड, उसका मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्न एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन इन द वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इट आस्क फॉर अ बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब देखो इन सारे डोमेन्स को, इफेक्टिव डोमेन के सारे कीवर्ड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट लेवल, रिसीविंग। ठीक है, कोई भी चीज जब इमोशनल लेवल पे होता है यानी जब अफेक्टिव लेवल पे होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिसीविंग के मोड में होता है। यानी कि सबसे पहला लेवल रिसीव करना, यानी कि चीजों को क्या करना, अवेयर होना चीजों का, विलिंग टू लर्न या लिसन अबाउट व्हाट आई हर्ड। जैसे मान लो कोई भी चीज है तो अगर आप उसके बारे में जानते हो तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, मान लो एक बच्चा के सामने मान लो कि कोई इंसान है एक बिस्किट खा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको देख रहा है, पहले ऑब्जर्व करता है, पहले उसको ऑब्जर्व करता है। सबसे पहला काम है ऑब्जर्वेशन का, यानी कि वो अवेयर है, चीजों को देख के समझ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि अब मान लो आपने खाया, वो देखा, फिर से वो बिस्किट रखा हुआ है, वो वहां पे जाएगा और देखेगा कि इसके दिमाग में चल रहा है कि वो बिस्किट किसी ने खाया, तो फिर वो क्या करेगा, वो वापस से लेके उस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि वो भी खाना स्टार्ट करेगा। अगर मान लो उसको अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा, तो फिर अंदर से यहाँ से एक जजमेंट करेगा कि अगर उसको अच्छा लगा तो उसका एक अच्छा वैल्यू उसके दिमाग में आएगा, अगर बुरा लगा तो खराब वैल्यू आएगा। तो अगर अच्छा वैल्यू आएगा तो उसको अप्रिसिएट करेगा उसको। ठीक है, और ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि और ज्यादा उसको खाने का इच्छा करेगा। ठीक है, और ज्यादा ही उससे वो अटैच हो जाएगा। Then third is organize, assimilate, internalize and prioritize its importance with other events. अब जैसे वो पर्टिकुलर चीज जब उसको पसंद आ गया, जब उसका वैल्यू उसने कर लिया, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको और ज्यादा अपने अंदर इंटरलाइज करेगा। और इस तरीके से करेगा कि उसके पूरे अंदर में इस तरीके से डेवलप हो जाए, चीज ये हो जाए कि अगर कुछ उसके अगेंस्ट भी किया जाए तो वो मतलब, जैसे मान लो अगर एक बच्चे को देखो धीरे धीरे करके उसको फोन का हैबिट लग जाता है, अगर आप उसके हाथ से फोन छीन लो तो वो रोने लगेगा। मतलब वो उसके पूरे इमोशंस के अंदर चला गया, अभी वो दिमाग से नहीं सोच रहा है, क्योंकि अगर वो सही गलत का डिसीजन ले तो उसे अगर ये समझा दिया जाए लॉजिकली कि हाँ ये गलत है, फोन यूज करना गलत है, तो वो यूज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा हर्ट से आ रहा है, यहाँ पे इमोशनली उस चीज से अटैच्ड हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। किससे हो रहा है, ही इज बीइंग अफेक्टेड बाय दैट टेक्नोलॉजी, मतलब मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन आज के टाइम में इतना ज्यादा मतलब हैम्पर कर रहा है बच्चों को। अगर एक छोटे बच्चे को देखो, एक बड़ा इंसान जितना ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करता उतना छोटे बच्चे मोबाइल से ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप उनसे मोबाइल फोन छीन लो तो वो रोने लगेंगे। ठीक है, वो उसके इंपॉर्टेंट मतलब इतना ज्यादा वैल्यू उनके अंदर उस चीज का जनरेट हो गया है कि वो उस चीज को ये करने लगेंगे, मतलब उसको ऑप्टिमा ऑर्गेनाइज करने लगते हैं चीजों को अपने हिसाब से कि उसका इंपॉर्टेंस दूसरे इवेंट के साथ। अगर आप उसके फोन के साथ एक बुक दे दो तो ही विल नॉट सेलेक्ट द बुक, ही विल सेलेक्ट मोबाइल फोन, बिकॉज उसके कौन से अफेक्टिव डोमेन में चला गया ये चीज। ठीक है, देन कैरेक्टराइजिंग, अब उसके बाद क्या होगा कि ये चीज उसके अंदर दिमाग मतलब उसके दिल के कैसे लेवल में चला जाएगा कि उसका वो कैरेक्टर बन जाएगा। नाउ यू कैन नॉट इवन एस्केप हिम फ्रॉम दिस थिंग्स, वो फोन से आप उसका छुटकारा पा ही मतलब हटा ही नहीं सकते हो। जैसे एक एडिक्शन के लिए भी चीज देखो, जो कोई आदमी एडिक्टेड होता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, जैसे सपोज नशा करना है किसी भी चीज का, वो अगर कोई इस लेवल पे पहुंच गया तो फिर इसके बाद वो उसका कैरेक्टर बन जाता है। अब कैरेक्टर बन गया तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इजीली। ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा ना, फुल्ली इंटीग्रेट कर लेगा उसमें पार्टिसिपेट करके उस इवेंट में रेगुलरली और कंसिस्टेंटली। ठीक है, एक बार फिर से इन सारे वर्ड्स को एक बार फिर से देखते हैं। रिसीविंग का मतलब विलिंगनेस टू लिसन, सबसे पहले उसको सुनना समझना, उसका रिस्पॉन्ड करना, उसको पार्टिसिपेट करना उसमें। जैसे आप किसी को देखते हो, जैसे आप मान लो एक मूवी देख रहे हो, मूवी में कुछ चीज ऐसा देखते हो, या मान लो एक इंस्ट्रक्टर आपको कुछ सिखा रहा है, तो सिखा रहा है तो पहले तो आपके अंदर इच्छा आता है रिसीविंग का, आप विल करते हो कि नहीं मुझे सीखना है, सुनना है, आप पहले सुनते हो चीजों को, फिर उसके बाद आप भी उस चीज को ट्राई करने का कोशिश करते हो। कुछ भी आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा, आपने ऐसा देखा तो अच्छा लगा या बुरा, आपने पहले देखा, दैट इज गुड, देन यू आर गोइंग टू ट्राई इट। ठीक है, मतलब आप उसको पार्टिसिपेट करते हो, दैट इज द लेवल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। अब पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ दो बात आता है, यू विल गो फॉर इट और यू विल डिनाई इट। अगर आप तो ये कौन सा लेवल हो गया, ये हो गया वैल्यू करना। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर उसको आगे लेवल पे ले जाओगे, अगर खराब लगा, अगर उसका वैल्यू आपके दिमाग में नेगेटिव आ गया तो मतलब उसको फिर आप छोड़ दो। ठीक है, देन अगर आपको पॉजिटिवली वो सही लग रहा है तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करोगे एंड विलिंगनेस टू बी एन एडवोकेट ऑफ एन आइडिया, मतलब इसको आप इतना ज्यादा ये करोगे कि उसको हमेशा प्रचारने लगोगे, नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपके मतलब उस लेवल में चला जाता है कि जिससे इसको आप प्रमोट भी करना शुरू कर देते हैं।
देन उस लेवल के बाद फिर क्या होता है, ये आपका कैरेक्टर बन जाता है, कैरेक्टराइजेशन का लेवल आ जाता है, मतलब विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, उसका फिर पूरा लाइफ का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है और उसके अंदर वो आ जाता है। तो इफेक्टिव एजुकेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू, देखो ये आप देख के ही लग रहा है, सुन के लग रहा है कि ये काफी लंबा प्रोसेस है, एक बार में कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग जाता, दिमाग में आना बहुत आसान है, दिल में आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आपको 2 2 जा 4, ठीक है, अब सिखा दिया गया, अब ये आपके दिमाग में आ गया, अगर आपको ये सपोज मान लो E=mc², मैंने आपको बोला कि इसको आप याद कर लो, तो आप याद कर लो, ये दिमाग से आपने सोचा याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज अगर मान लो कि आपको मैंने बोला कि देखो एक कॉन्सेप्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, ऑनेस्टी क्या है, हमेशा ऑनेस्ट रहना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा हैबिट है, ठीक है। अब ये चीज इतना जल्दी दिमाग दिमाग में भूल जाएगा, फिर बस आप ये वर्ड्स को याद कर रहे हो, इसका जो मतलब है वो आपके जब तक इमोशनल लेवल में नहीं जाएगा तब तक इस चीज को आप समझ नहीं पाओगे, तो इट विल टेक टाइम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिनेरियो आपके सामने आएगा, बहुत सारा अप डाउन होगा, तब जाके उस चीजों को, किसी आइडिया को, किसी थॉट को समझना थोड़ा सा ये होता है, अगर आप उसको इमोशनल लेवल पे चीजों को समझते हो, दैट इज द इफेक्टिव डोमेन। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। एज पर वन फाइंडिंग, एन इंडिविजुअल्स इमोशनल एंड रैशनल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन आर सम बट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ऑपरेट सेपरेटली। बिल्कुल, देखो माइंड का जो ब्रेन लेवल जो हमारा, जो कॉग्निटिव लेवल जो है, और जो हमारा हार्ट के ऊपर जो काम कर रहा है इमोशनल लेवल, वो कंप्लीट डिफरेंट होता है, ठीक है। वो एकदम रैशनल कंपोनेंट माइंड का वो अलग हो गया, और जो इंडिविजुअल का इमोशनल कंपोनेंट वो अलग हो गया। बट देर आर टाइम्स व्हेन बोथ द कंपोनेंट, अब देखो अगर यही चीज दिल और दिमाग जब साथ में लग जाए ना, तो फिर वहां पे आप उस चीज को बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। when both components work in harmony with each other, ऐसा भी टाइम आता है, तो अब उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हो। अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट में बात करें कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर किसी भी चीज को कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव लेवल, दोनों लेवल पे सिखा दिया जाए, दोनों लेवल के ऊपर काम कराया जाए, तो फिर वो बेस्ट लर्निंग होगा, ठीक है। व्हेन द इंडिविजुअल इज फेस्ड, इसके बाद आगे साइकोमोटर लेवल भी ऑब्वियसली वो भी जरूरी है, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। When the individual is faced with a problem or dilemma and is required to make a decision, the emotional center of the brain function first. While देखो होता क्या है ना, जब हम पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी ऐसा प्रॉब्लम में रहते हैं जिस टाइम में हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता, मतलब दिमाग से अगर आप सोचोगे तो शायद आप कुछ कर ना पाओ, उसके बाद फिर क्या होता है ना, हमारे अंदर इमोशन आता है। जैसे इमोशन आपके अंदर क्या क्या आएगा, पेशेंस, बी पेशेंस, आप ऐसा सोचोगे, धैर्य रखो, बी बी बोलोगे कि बिलीव इन योर सेल्फ, ऐसा करके अपने मन में बोलोगे बात, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो ये सब जो अंदर से निकल के आएगा ना, ये दिमाग से निकल के नहीं आता, ये आप अपने अंदर से अपने हर्ट को मैनिपुलेट करते हो कि कितना भी खराब सिचुएशन है वो टल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो ये हम अपने इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होता, लेकिन हम उस चीजों को झेल पाते हैं उस तरीके से। और कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे झेलना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अभी कोविड के टाइम में लॉकडाउन रहा इतना ज्यादा, तो इसमें अगर आप दिमाग लगा के कुछ भी करो तो आप वैक्सीन तो नहीं बना लेते, आप कोई दवा तो नहीं बना लेते। अगर मान लो किसी को बीमारी हो गया, ठीक है, अब उस जगह पे आदमी अगर बहुत ज्यादा डर जाए और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे, तो मे भी उसके साथ डिजीज हो सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन वहां पे अगर वो पेशेंस रखे, ठीक है, काम रहे, चीजों को तरीके से समझे, और जो उसका ट्रीटमेंट है उसको तरीके से करे, तो वो आराम से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल लेवल का भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। This implies that the educational process should provide the individual with adequate knowledge about the situation to enable him or to use the reasoning to mold the emotional behavior in desirable form. Right? वही बात है, ठीक है। In 1995 एक एजुकेशनिस्ट है डेनियल कॉलमैन, ओके कॉलमैन, इन्होंने इस तरह के मेंटल फंक्शनिंग को नाम दिया इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा कई बार इमोशनल इंटेलिजेंस। सो दिस टर्म वाज फाइंड बाय डैनियल गोलमैन, ठीक है, 1995 में। तो मे भी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को पहली बार किसने नाम दिया, तो डैनियल गोलमैन, ओके। which enables the individuals to deal, अब इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज से रिलेटेड है, इस चीज को समझ लो। इट इज रिलेटेड टू one's individual to deal intelligently with various social problem that one faces in life situation। अब यहाँ पे इमोशन के साथ इंटेलिजेंस को भी ऐड कर दिया गया, मतलब यहाँ पे दिमाग भी काम कर रहा है लेकिन दिल के साथ मिलके, ठीक है। An individual's effective behavior of learning is influenced by both emotional intelligence and
अब किसी भी इंसान का जो बिहेवियर होता है या लर्निंग, तब वो इन्फ्लुएंस होता है दोनों लेवल पे, कॉग्निटिव और लर्निंग यानी इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों से, ठीक है। देयरफॉर द इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशनल प्रोसेस इज दैट कॉग्निटिव लर्निंग एंड अफेक्टिव लर्निंग शुड बी प्लान एंड गोइंग हैंड टू हैंड। तो किसी भी चीज को बेहतर तरीके से सीखना है तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव प्लस अफेक्टिव लर्निंग दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों डोमेन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक इंस्ट्रक्टर का, एक टीचर का ये काम है कि दोनों डोमेन को साथ में यूज करें, ठीक है, और एक अच्छा लर्निंग इम्पार्ट करें। नाउ द फाइनल इज साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल। देयर आर 5 डिफरेंट, आप देखो अभी तक क्या था, अभी तक चीजों को थ्योरेटिकली हम समझ रहे थे इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, लेकिन अब जब करने की बात आती है, जब कंप्लीट एक्शन वाला बात आ जाता है, तो फिर ये कौन सा डोमेन हो जाता है, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो साइकोमोटर डोमेन का अपना लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल स्टार्ट करते हैं जैसे इमिटेशन, ठीक है। इमिटेशन मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये समझ लो, ये भी लेवल जो है आपका, ये ऑब्जर्वेशन का लेवल, ये आपका लेवल ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। यहाँ पे आप चीजों को देखते हो, सीखते हो कैसे, देखने से, देख देख के, ठीक है, वॉच करने से सीखते हो। अब उसके बाद फिर क्या होता है, सेकंड स्टेप इज मैनिपुलेशन, मतलब एक्शन परफॉर्म थ्रू द मेमोराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। अब यहाँ पे मान लो जैसे सपोज एक बाइक रखा है, आपने अपने भैया को देखा बाइक चलाते हुए, ठीक है, या स्कूटी है, आपने किसी को देखा स्कूटी चलाते हुए, आपने देखा, चीजों को दिमाग में लाया। अब उसके बाद आपके अंदर से भी इच्छा है कि नहीं, आई शुड ऑल्सो ट्राई, ठीक है। तो फिर आपने भी चोरी छुपे बाइक का चाबी घर से लिया, पापा से छुपा के बाइक को बाहर निकाला, बाइक में चाबी लगाया, देखा ऐसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट किया, क्लच दबाया, या जो प्रोसेस है जो आपने देखा था उसको तरीके से इस्तेमाल किया। अब में भी ये हो सकता है आप गिर जाओ या चला पाओ, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन स्टेज है जहाँ पे एक्शन को मेमोराइजेशन और जो डायरेक्शन आपने इमिटेशन के जरिए गेन किया था उससे आप यहाँ पे एक्शन लेते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शन लेते हैं। नाउ प्रिसीजन, अब यहाँ पे देखो, अब एक्शन लिया तो मे बी आप गड़बड़ करोगे, सपोज गिर जाओगे, गिर जाने के बाद फिर से उठोगे, तो यहाँ पे ये सेकंड थर्ड लेवल में क्या होता है ना, उस चीज को बहुत ज्यादा प्रिसाइज करते हैं, जिनको प्रिसाइज करते हैं मतलब बहुत तरीके से एग्जैक्ट करते हैं सिचुएशन को, क्या करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं, मतलब परफेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम परफेक्ट बनाते हैं, यानी कि उसको रेक्टिफाई करते हैं, एक्शंस को और ज्यादा प्रिसाइज बनाते हैं, मतलब इसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है, रेक्टिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, आर्टिकुलेशन। सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन द हार्मोनियस वे। सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म, अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे एक, जब आपने एक चीज पर्टिकुलर चीज को प्रिसाइज कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, और भी बहुत सारा स्किल जो होगा आपका पहले से, वो सारा कुछ उस चीज में लगेगा और चीजों को फिर आप आर्टिकुलेट करोगे। तो ये फिर एक नेक्स्ट लेवल हो गया आपका, दिस हायर लेवल, जहाँ पे आप उसको हार्मोनियस वे में सारी चीजों को एक साथ अप्लाई। जैसे मान लो कि एक बार में आपको सिखा दिया कि हाँ ब्रेक कैसे दबाना होता है, क्लच कैसे लगाना होता है, मैं सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, किसी और चीज को भी आप इंटर रिलेट कर सकते हो, आप अपने लाइफ में इनफैक्ट कोई भी चीज जो आपने सिखाना, हर एक चीज को आप इन तीनों डोमेन में रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से करिए और वो जरूरी है, अगर ये आप करके सीखते हैं तो हर टर्म आपके दिमाग में रहेगा और कभी भी आप चीजों को मिसमैच नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अपने सेल्स के ऑर्डर पे आप आंसर परफेक्टली सही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकुलेशन वाला लेवल कहाँ हो गया कि आप चीजों को हर एक, जैसे आप ब्रेक दबाना हो गया, क्लच देना हो गया, स्टार्ट करना हो गया, सारा चीज आपने सीखा, धीरे धीरे करके अब उसमें और प्रिसाइज हुए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि सब कुछ साथ में आ गया। जब अब देखो, अब एक बार स्टार्टिंग में किसी बाइक वाले के पीछे बैठे रहो और देखो बाइक कैसे चला रहा है, आपको अजीब लगेगा, कैसे ये गाड़ी आगे से आया, इसके साइड से ऐसे निकल गया, मतलब इतना परफेक्टली सब होता है अगर आप साइड से देखो तो। लेकिन जब आपको पहली बार चलाने के लिए दे दिया जाए वो चीज, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी सो मच प्रिसाइज एट दैट टाइम, इट टेक टाइम ना। उसके बाद फिर क्या होता है, ये सब कुछ जो आपने सीखा एक साथ जब हार्मोनियस वे में आ जाता है, तो फिर आप इस लेवल पे पहुंचते हैं कि आप चीजों को आर्टिकुलेट कर लेते हैं ना। उसके बाद फिर आपका वो हैबिट बन जाता है, आपका वो आदत बन जाता है, फिर आपको सीखने का जरूरत नहीं है, फिर आप एक परफेक्ट राइडर बन जाते हैं, ठीक है, चीजों को सीख लेते हैं। दिस इज द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद द एक्शन बिकमिंग सेकेंड लेवल। आप देखो इस साइकोमोटर डोमेन का जो लेवल्स है, इस लेवल पे आप सपोज अगर आप डांसिंग करते हो, डांस प्रैक्टिस को इससे रिलेट कर सकते हो। सपोज यू आर सिंगिंग, तो सिंगिंग को आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जब सिंगिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सिंगिंग सिंगर को आपने देखा कि हाँ अच्छा वो कैसे गाना गा रहा है, तो देख के ही ना आपके अंदर सबसे पहले इच्छा है, सपोज आपको गिटार बजाने का मन कर रहा है, तो गिटार किसी को बजाते हुए देखा होगा तभी मन कर रहा है बजाने का, तो फिर आपके अंदर वो इच्छा आ गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, आप उसको ट्राई करोगे करना, ठीक है, ट्राई करोगे तो फिर गलती करोगे, गलती कर करके और परफेक्ट होते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। फिर उसका जितना भी आपका स्किल सीखा हुआ सारा उसके ऊपर काम आएगा और वो आप इस लेवल पे पहुंचोगे, देन इट विल बिकम योर हैबिट। एक बार फिर से सारे पॉइंट को डिस्कस कर ले। इमिटेशन का मतलब इट इंक्लूड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल पर्सन। आपको स्किल पर्सन है, पहले से वो करके दिखा रहा है आपको और उससे आप देख के स्किल सीखते हो।
लर्नर जो होता है वो उसी चीज को वापस से करना चाहता है। जो आपका ट्रेनर है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो उस चीज को पहले करके दिखाता है बच्चों को। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैथ्स प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया जा सकता है। जैसे किसी को मैथ्स प्रॉब्लम समझाया जा रहा है तो पहले करके दिखाया जाता है कि देखो ये इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो दो इक्वेशन लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब बोला जाएगा इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक ये तरीका है कि आप दोनों को इसका वैल्यू इसमें आप ये पुट करो और इसका वैल्यू इसमें पुट करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हर तरीका जो है वो करके दिखा दिया जाता है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ और प्रॉब्लम बच्चे को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, वो खुद से ट्राई करते हैं, गलती करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, प्रिसाइज होते हैं और ज्यादा एट्रिक्यूलेट, और फाइनली वो उनका हैबिट बन जाता है और अच्छे से वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेशन का लेवल मतलब a learner tries to experiment various aspect like manipulating machinery equipment, जैसे मैथमेटिक्स या कोई भी चीज जो आप सीखते हो। उसका फिर प्रिसीजन मतलब आप उसको बार बार जब प्रैक्टिस करते हो तो आप और ज्यादा उस परफॉर्मेंस को एक्यूरेट कर देते हो। ठीक है, मतलब और ज्यादा अच्छे से सीख लेते हो उसमें होगा। उसके बाद फिर जब एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी हो जाने के बाद आप अचीव कर लेते हो, जब कई बार जब प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपका और भी चीज जो सेंस है, इसमें मान लो एक स्टेप एक बार में आप फॉलो करो, फिर दो तीन स्टेप हो सकता है, एक बार हो सकता है कि चारों बात आपके साथ एक बार दिमाग में हिट करे और उसके बाद आप उसको एक साथ यूज कर पाओ। ठीक है, दैट इज एट्रिक्यूलेशन। अब इतना करने के बाद फिर आप ऐसे लेवल में आ जाते हो जो फिर आपका वो नेचुरलाइजेशन लेवल हो जाता है। तो इसके लिए इंटरनलाइज and an individual is able to adopt, modify or design new technique, methods और procedure। अब इसके बाद यहाँ से नया टेक्निक भी बना सकता है। जैसे कोई भी आपने गिटार बजाना अगर फाइनली सीख लिया तो अब नया गाना भी खुद से बजा सकते हो, एक नया चीज सीख कर सकते हो। अगर आपने म्यूजिक सीख लिया तो एक नया लिरिक्स बना सकते हो, एक नया रिदम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, thus we can see that learning takes place through three different channels: cognitive, psychomotor and affective। Okay, it takes place as one process। The three types of learning are not mutually exclusive। देखो तीनों एक साथ में भी mutually exclusive ना हो, but differentiation among them is warranted because of the nature of behavioral outcomes। तो जो बिहेवियरल आउटकम्स है किसी भी लर्नर का, उसके अकॉर्डिंग इन सबको डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा सीखने यानी साइकोमोटर से मतलब चीजों को देख देख के सीखता है जल्दी, तो आप उसको उस तरीके से सिखाओगे। अगर उसको इमोशनल लेवल पे सिखाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा। किसी को इमोशनल लेवल पे ज्यादा समझ आता है, दिमाग उसका ज्यादा उसमें चलता है। ठीक है, तो उसको आप इमोशनली चीजों को समझाओ। कोई कॉग्निटिव लेवल पे ज्यादा समझता है, तो एक टीचर को ये होना चाहिए कि तीनों लेवल आपको पता होना चाहिए और कैसा बिहेवियर है स्टूडेंट का, कैसा ये है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है वो देखना होता है। ठीक है, it is clear that cognitive as well as affective learning। ठीक है, cognitive और affective एक साथ प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार हम लोग फाइनली फिर से रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या तीनों लेवल देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉग्निटिव लेवल। उसके बाद देखा हमने साइकोमोटर लेवल, डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। तो पहला डोमेन हमारा क्या था, कॉग्निटिव रिवाइज या डायमेंशन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले क्या आता है, रिमेम्बरिंग, then understanding, then applying, then analyzing, then evaluating and finally creating। okay, इसके बाद फिर साइकोमोटर में क्या है, इमिटेशन यानी देखना, फिर उसके बाद मैनिपुलेट करना यानी उसमें जाना। ठीक है, प्रिसाइज करना, उसको प्रैक्टिस और परफेक्ट बनाना, एट्रिब्यूट करना, सारे चीजों को एक साथ लगाना, अप्लाई करना, फिर उसके बाद फाइनली आपका ये हैबिट बन जाता है। ठीक, देन इफेक्टिव डोमेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी जानकारी जो भी आप देखते हो, जो भी घटना, उसको पहले रिसीव करते हो, उसको गैदर करते हो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसका वैल्यू करते हैं, ये अच्छा गलत क्या करना चाहिए, करना है नहीं करना है वो करो। फिर उसके बाद चीजों को ऑर्गेनाइज करो अपने अकॉर्डिंग, हाँ ये बेहतर है, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। आप किसी को प्रमोट भी करते हो, एडवोकेट भी बन जाते हो उस चीज का, बताते भी लोगों का, और चीजों को इंटरनाइज, और फिर उस वैल्यू को क्या करते हो अपने अंदर इंटरनाइज कर देते हो। ये आपका फिर बिहेवियर बन जाता है। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव लेवल है, तो रिमेम्बरिंग मतलब पहले आप रोट करते हो, मेमोराइज करते हो चीजों को, फिर उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद चीजों को एनालाइज करते हो। एनालाइज मतलब चीजों को देखना कि क्या गलत क्या सही है, सारी चीजों को ये करना। फिर उसके बाद इवेल्युएट करना, मतलब वही कि क्या गलत है क्या सही है। एनालाइज करने का मतलब ये हुआ कि चीजों को पहले आपने क्या किया, अलग अलग तरीके से समझ लिया कि हाँ ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अब फिर उसके बाद अब आपने क्या किया, अच्छा ये सही नहीं है इसको हटा दो, ये गलत है इसको रख, इसको हटा दो, ये सही है इसको रख लो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टिव अप्रोच बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिर क्रिएटिंग कैसे, मतलब जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक नया डिजाइन बना सकते हैं, एक नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, एक नया एटीट्यूड अपना बना सकते हैं, या कोई भी चीज ठीक है किया जा सकता है। तो दिस इज बेसिकली थ्री डोमेन ऑफ
टीचिंग सबसे पहला क्या था हमारा, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन। अच्छा, हमने बात किया था लास्ट की जो गैग और ब्रिक्स क्लासिफिकेशन है टीचिंग का, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली टीचिंग और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स का ये एक और क्लासिफिकेशन में भी कहीं आ जाए क्वेश्चन तो छोड़ना क्यों किसी चीज को, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी क्या है हमारा, इंटेलेक्चुअल स्किल। देखो इसमें क्या होता है, दिस स्किल्स आर क्रूशियल फॉर डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। दे इंक्लूड कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहला इनके हिसाब से क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल स्किल है वो काफी क्रूशियल होता है एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट का लर्निंग करना होता है, चीजों को पहले जो कॉन्सेप्ट है कैसे वो काम कर रहा है, रूल क्या है, रूल को समझना होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद आता है कॉग्निटिव, मतलब ये इंटेलेक्चुअल स्किल पे हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, रूल को समझो, फिर उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करो। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी यूज किया था, मतलब इसका इस मेथड, दिस इंक्लूड द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ वंस ओन लर्निंग। खुद के लर्न करने का, रिमेम्बर करने का, सोचने का जो स्किल होता है, ये अपना खुद से एक स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, तो दिमाग लगा के किया जाता है इसको। ठीक है, फिर वर्बल इन्फॉर्मेशन, मतलब बोल के, इट रेफर्स द ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स। ठीक है, जो जैसे मान लो कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा चीज है जहां से आप क्या करते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो एक पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका वर्बल इन्फॉर्मेशन। फिर मोटर स्किल में क्या हो गया, बेसिकली एक्शन से, मतलब व्हाट मोशंस कैरिड व्हेन द ब्रेन नर्व सिस्टम। जैसे देखो, अब दिमाग क्या किया, अंदर से पहले आपको हर्ट से एक इच्छा आया कि चलो घूमने चलते हैं, फिर दिमाग बॉडी को न्यूरल सिग्नल्स भेजेगा कि हाँ ठीक है बॉडी एक्टिव कर लो, अब चलना है। फिर आप चलना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो फिर आप कंप्लीट एक गोल अकम्प्लिश करोगे अपना। तो इस तरीके से जो होता है, जैसे दिस इज मोटर स्किल। नाउ फाइनली दिस एटीट्यूड, दे रेफर टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये आपके अंदर का जो इंटरनल स्टेज है उसको बताता है कि आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया कैसा होता है किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज को देखने का। तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। यहाँ पे हमने काफी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कि लर्निंग जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है इसको आप समझो, खास करके जो हमारा टेक्सोनॉमीज है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कॉग्निटिव और इफेक्टिव और जो आपका साइकोमोटर है, ये तीनों को आप बेहतर तरीके से समझो, हर एक पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करो, आप बार बार रिवाइज करो, आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, सारी चीजों को। और जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो आपको दिखेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा क्वेश्चंस इससे आता है, और ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।